Jai Shri Krishna everyone. In this session I will teach you chapter number 5, Understanding Data. Class 11th IP from NCERT textbook. Introduction to Data. Data क्या है? Many a time people take decisions based on certain data or information. एक ह्यूमन बीइंग या नॉर्मल इंसान आप डिसीजन कैसे लेते हैं? आप डेटा के थ्रू या फिर जो इंफॉर्मेशंस आपके पास ऑलरेडी है उसके थ्रू आप क्या करते हो? डिसीजन लेते हो. फॉर एग्जाम्पल, व्हाइल चूजिंग अ कॉलेज फॉर गेटिंग एडमिशन, जब आपको चूज करना है, कोई कॉलेज सेलेक्ट करनी है एडमिशन के लिए, वन लुक्स एट प्लेसमेंट डेटा ऑफ प्रीवियस ईयर ऑफ दैट कॉलेज. आप उस कॉलेज का लास्ट ईयर का प्लेसमेंट डेटा चेक करते हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज का. एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ द फैकल्टी मेंबर्स. फैकल्टी मेंबर्स मीन्स स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, ये सारे आ जाएंगे. उसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, उसकी एक्सपीरियंस क्या है, ये सारी चीजें आप चेक करते हो. लैबोरेटरी एंड हॉस्टल फैसिलिटीज, फीस एक्सेट्रा, बहुत सारी ऐसी डेटा जो है आप चेक करते हैं. सो वी कैन से दैट आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ कॉलेज इज बेस्ड ऑन वेरियस डेटा एंड देयर एनालिसिस. तो हम लोग बोल सकते हैं उस कॉलेज को आइडेंटिफाई, उस कॉलेज का आइडेंटिफाई कैसे हो रही है? बेस्ड ऑन वेरियस दीज डेटा. इस डेटा के थ्रू आप एनालिसिस कर पा रहे हो, उसका आइडेंटिफिकेशन पता कर पा रहे हैं. Governments systematically collect and record data about the population through a process called census. जो गवर्नमेंट है सिस्टमेटिकली कलेक्ट करती है और डेटा को रिकॉर्ड रखती है. किस टाइप का डेटा को? पॉपुलेशंस डेटा को. तो पॉपुलेशंस डेटा को रिकॉर्ड रखना, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सेंसस बोलते हैं. सेंसस डेटा कंटेन्स वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन which are helpful is planning and formulating policies. इस पॉपुलेशंस के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट क्या करती है? प्लान करती है एंड कोई पॉलिसीज को बनाती है. लाइकवाइज द कोचिंग स्टाफ ऑफ अ स्पोर्ट्स टीम एनालिसिस प्रीवियस परफॉर्मेंस ऑफ ओपोनेंट टीम्स फॉर मेकिंग स्ट्रेटजीज. कोचिंग स्टाफ्स मीन्स कोच, जो कोच होता है टीम का, वो प्रीवियस ईयर का परफॉर्मेंस चेक करता है, एनालिसिस करता है किसका? ओपोनेंट टीम का. मीन्स जो आपके अगेंस्ट में है, जो आपके अगेंस्ट में, ये अगेंस्ट टीम है, ओपोनेंट टीम है, तो ये ओपोनेंट टीम की क्या स्ट्रेटजी थी, किस वजह से लोग विनर रहे, कैसे, तो वो सारी चीजों को एनालिसिस करता है. बैंक्स मेंटेन्स डेटा अबाउट द कस्टमर्स, देयर अकाउंट डिटेल्स एंड ट्रांजेक्शन. बैंक्स जो है रिकॉर्ड रखती है किस टाइप का डेटा? कस्टमर्स का अकाउंट डिटेल्स एंड ट्रांजेक्शन से रिलेटेड. ऑल दीज एग्जाम्पल्स हाईलाइट द नीड ऑफ डेटा इन वेरियस फील्ड. ये सारा जो एग्जाम्पल्स है ये क्या है? हाईलाइट है ना? नीड ऑफ डेटा इन वेरियस फील्ड, वेरियस फील्ड के लिए. Data are indeed crucial for decision making. Crucial means very important role to take a decision, है ना? Crucial का meaning होता है involving an extremely important decision. आप क्या कर रहे हो? इन्वॉल्व कर रहे हो कोई भी डेटा. यहाँ पे जितने डेटास लिया गया है उन सारे डेटा का इंपॉर्टेंट रोल होता है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट रोल, जिसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो? डिसीजन ले सकते हैं. In the previous examples, one cannot make decision by looking at the data itself. आप ये जितने भी हम लोग एग्जाम्पल्स देखे हैं उसके अकॉर्डिंग जो है आप डेटा को देख के डिसीजन नहीं ले सकते हैं. In our example of choosing a college, जैसे कॉलेज का सिलेक्ट करना, suppose the placement cell, जो placement cell of the college has maintained data of about 2000 students placed with different companies at different salary package in the last 3 years. जैसे आप कॉलेज को सिलेक्ट करें, उस टाइम पे आपने प्लेसमेंट सेल देखा जहां पे कॉलेज ने मेंटेन रखा हुआ है 2000 स्टूडेंट्स का, अप्रोक्सीमेट 2000 स्टूडेंट्स का डिटेल्स, जो कि डिफरेंट कंपनीज में जॉब कर रहे हैं डिफरेंट सैलरी पैकेज के साथ में. वो भी लास्ट 3 इयर्स का डेटा को उन्होंने मेंटेन करके रखा हुआ है.
Looking at such data, one cannot make any remark about the placement of students of that college. आप इस डेटा को देखकर डिसीजन नहीं ले सकते, सिर्फ एक ही डेटा को देखकर नहीं ले सकते। जरूरी नहीं है कि लास्ट 3 ईयर से मेंटेन रखा गया है और ऊपर से डिफरेंट कंपनीज में, तो आप कैसे एनालिसिस कर पाओगे। द कॉलेज processes and analysis this data, and the result are given in the placement brochure of the college through summarization as well as visualization for easy understanding। और यही चीज, ये जो 3 years का मेंटेन रखा गया है, इसको क्या किया गया, एक ब्राउचर में, प्लेसमेंट ब्राउचर में कॉलेज ने मेंटेन रखा, समराइज कर दिया कि सारा का सारा डेटा वो भी भेज। तो आपको एक कंपनी में कितने स्टूडेंट्स का, पर्टिकुलर कंपनी वाइज, सपोज मैं एग्जांपल दे रही हूँ, कंपनी वाइज है, तो इस कंपनी में, पर्टिकुलर कंपनी में कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन हुआ है, किसका हाईएस्ट पैकेज गया है, किसका लोवेस्ट पैकेज गया है, तो आप इस चीज को देख के इजीली एनालिसिस कर सकते हैं। हेंस डेटा नीड टू बी गैदर्ड, मींस कलेक्ट, प्रोसेस्ड एंड एनालिसिस फॉर मेकिंग डिसीजंस। तो आपको सबसे पहले डेटा को क्या करना पड़ेगा, गैदर्ड मींस कलेक्ट करना पड़ेगा, उसको प्रोसेस करना पड़ेगा, देन एनालिसिस करना होगा फॉर मेकिंग डिसीजन। जब भी आप डिसीजन ले, तब आपको पहले तो डेटा को कलेक्ट करना ही है, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, प्रोसेस का मतलब क्या, उस डेटा को एक डिफरेंट कैटेगरी में रखना, फिर उसके बाद आप एनालिसिस कर सकते हैं। इन जनरल, डेटा इज अ collection of characters, numbers and other symbols that represents values of some situations or variables। एक जनरल टर्म्स में क्या बोल सकते हैं, डेटा क्या है, इट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, है ना। अब मान लीजिए नेम है, तो नेम क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स है। मोबाइल नंबर है तो कलेक्शन ऑफ नंबर्स है। एंड अदर सिंबल्स, ईमेल आईडी है तो उसमें क्या होगा, आपका @ हम लोग लगा के करते हैं तो अदर सिंबल्स। तो ये सारा का सारा जो डेटा है, ये कैरेक्टर्स, नंबर्स एंड सिंबल्स, ये रिप्रेजेंट करता है किसको, एक वैल्यू को, ऑफ सम सिचुएशंस और वेरिएबल्स। मान लीजिए हमने लिखा v=, यहाँ पे हमको स्ट्रिंग का डेटा डालना है, नेम। आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, आईपी के स्टूडेंट्स, आपको पता होता है वेरिएबल में हम लोग क्या लिखते हैं और किस चीज को स्टोर करते हैं। मैंने पाइथन में ऑलरेडी बताया है। तो जब आपको नेम को भी लिखना है तो आपको एक वेरिएबल के अंदर उसको क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। अब स्ट्रिंग है, आपको कोटेशन के अंदर ही लिखना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा एप्पल। तो ये क्या है, कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स। कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, इसको हम किस में कर रहे हैं, एक वेरिएबल में स्टोर करें। तो यही चीज यहाँ पे बताया गया है। डेटा इज प्लूरल एंड सिंगुलर ऑफ द वर्ड डेटा इज डेटम। डेटम जो है सिंगुलर वर्ड है, डेटम एक ही डेटा होगा तो हम लोग उसको क्या बोलेंगे, डेटम। और अगर बहुत सारा डेटा होगा मीन्स रिकॉर्ड के ये फॉर्म में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेटा बोलते हैं। मीन्स जो सिंगुलर फॉर्म है, सिंगुलर फॉर्म, सो सिंगुलर फॉर्म को क्या बोलते हैं, डेटम बोलते हैं। मीन्स जब एक ही डेटा हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेटम। और यही चीज है, जब बहुत सारे डेटा होते हैं, बहुत सारा इंफॉर्मेशन होता है, उसको हम लोग डेटा बोलते हैं। यूजिंग कंप्यूटर्स, डेटा आर स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स बिकॉज डेटा प्रोसेसिंग becomes faster and easier as compared to manual data processing। यही रीजन है आप डेटम वर्ड को नहीं सुने होंगे अभी तक, क्योंकि सिंगल रिकॉर्ड तो हम लोग रखते ही नहीं है, सिंगल डेटा तो रखते ही नहीं है कंप्यूटर सिस्टम में, बहुत सारे रखते हैं, तो इसीलिए हम लोग डेटा ही बोलते हैं। जब आप कंप्यूटर को यूज करते हैं, डेटा इज स्टोर्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स। जो आपका डेटा होता है किस फॉर्म में स्टोर होता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स में। बिकॉज डेटा प्रोसेसिंग, डेटा प्रोसेस कैसे होता है, बिकॉज सपोज यही इसी को अगर हमको लिखना है, डेटा इज प्लूरल, डेटा इज प्लूरल, है ना। तो इसी सेंटेंस को अगर मैं लिखूंगी तो ये तो सिस्टम नहीं समझता है। सिस्टम किस लैंग्वेज को समझता है, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज मीन्स 0-1, तो 0-1 के फॉर्मेट में। तो वही चीज बोला है कि डेटा क्या करता है, प्रोसेस करता है। आप ह्यूमन लैंग्वेज को अंडरस्टैंड नहीं करते, तो डेटा को प्रोसेस करता है। और डेटा को प्रोसेस करने की वजह से क्या हो जाता है, फास्टर एंड इजियर वे पे
वो काम करता है एज कम्पेयर टू मैनुअल डेटा प्रोसेसिंग। मैनुअल डेटा में एनालिसिस करना, मैंने आप लिखिए एक बार, फिर उसको आप खुद से एनालिसिस कीजिए, और यहाँ पे हमने एक बार रिकॉर्ड लिख दिया तो इजीली हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं मैक्सिमम कौन सा, मिनिमम क्या है, सब कुछ इजीली। तो ये कंप्यूटर्स क्या करता है, फास्टर एंड ईजियर कर देता है हमारे टास्क को। द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT, फुल फॉर्म याद रखिएगा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी ICT रिवॉल्यूशन लेड बाय कंप्यूटर, मोबाइल and internet has resulted in generation of large volume of data and a very fast pace। This pace का मतलब क्या है, देखिए जो ICT है, ICT जब आया कंप्यूटर के साथ में ऐड हो गया, इसी में आपको समझ में, इंफॉर्मेशन मीन्स डेटा को गैदर करना, कम्युनिकेशन, आप कम्युनिकेशन कर पा रहे हो किसी और के साथ, किसी और ह्यूमन बीइंग के साथ में, किसके थ्रू, कंप्यूटर के थ्रू, तो इसीलिए इसका नेम रखा गया टेक्नोलॉजी ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में क्या आ जाएगा, सारे डिवाइसेस आ जाएंगे। आप डिवाइसेस में आप वेबसाइट के थ्रू, ऐप के थ्रू आप कम्युनिकेट कर पा रहे हो, है ना। तो किसके थ्रू आप डिवाइस क्या क्या यूज कर रहे हो, कंप्यूटर यूज कर रहे हो, मोबाइल यूज कर रहे हो, इंटरनेट साथ में यूज कर रहे हो, तो ये सारी चीजें इजी हो गई। तो ये लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है एट अ वेरी फास्ट पेस। पेस क्या है, स्पीड एट विच यू वॉक रन, मतलब ये स्पीड वे में डेटा को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है। द फॉलोइंग लिस्ट कंटेन्स सम एग्जांपल्स ऑफ डेटा दैट वी ऑफन कम अक्रॉस। यहाँ पे देखिए सम लिस्ट दिया गया है, इसमें बताया गया है नेम, एज, जेंडर, कॉन्टैक्ट डिटेल्स एक्सेट्रा ऑफ अ पर्सन। एक पर्सन में क्या होता है, नेम होता है, अगर इस पर्सन का रखना है तो डेटा को कलेक्ट करना है तो नेम है, एज है, जेंडर है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, मीन्स योर मोबाइल नंबर्स, ईमेल आईडी, ये सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स, एड्रेस आ जाएगा। ट्रांजैक्शन डेटा जनरेटेड थ्रू बैंकिंग, टिकटिंग, शॉपिंग एक्सेट्रा, वेदर ऑनलाइन और ऑफलाइन। कस्टमर्स का बैंक से रिलेटेड, बैंकिंग, टिकटिंग, बैंकिंग, देखिए ट्रांजैक्शंस जो डेटा है, ट्रांजैक्शन मीन्स डेबिट कर रहे हो, क्रेडिट कर रहे हो, ये डेटा जनरेट करता है बैंक के थ्रू। तो बैंक उसको मैंने टिकट कर रहे हैं, ऑनलाइन या ऑफलाइन टिकट कर रहे हो, ऑफलाइन में तो ऑफलाइन में भी डेटा को रिकॉर्ड, शॉपिंग करते हो, है ना, तो ये सारी की सारी डेटा उसको भी रिकॉर्ड रखना। इमेजेस के फॉर्म में आपका डेटा होता है, ग्राफिक्स के फॉर्म में होता है, एनिमेशंस, ऑडियो, वीडियो, ये सारी चीजें, इमेज का ही एक फॉर्मेट होता है ग्राफिक्स। डॉक्यूमेंट्स एंड वेब पेजेस, अब वेबसाइट है तो वेबसाइट में वेब पेज होती है, तो वेब पेज को मेंटेन रखना। ऑनलाइन पोस्ट, जो हम कमेंट, मैसेजेस, ये सारी हो जाए। ऑनलाइन पोस्ट में आपका वीडियो आएगा, फोटो आएगा, सब आ जाएगा, कमेंट भी आएगा, मैसेजेस भी आएंगे। सिग्नल्स जनरेटेड बाय सेंसर्स, ये सेंसर क्या करता है, सिग्नल को जनरेट करता है, तभी तो पता चलता है कि कार को हमें कितना बैक करना है ना, उसमें भी सेंसर्स लगा हुआ है। बहुत सारे उस टाइप के छोटे छोटे वर्क होते हैं जिसमें हम लोग सेंसर्स के थ्रू काम करते हैं। सैटेलाइट डेटा इंक्लूडिंग मेट्रोलॉजिकल डेटा, कम्युनिकेशन डेटा, अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा एक्सेट्रा, ये बहुत टाइप के डेटा है यहाँ पे, ये उसमें से कुछ लिस्ट दिया गया है। यही नहीं कि यही सिर्फ डेटा है, इससे भी डिफरेंट टाइप्स के डेटा हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। अब इंपॉर्टेंस ऑफ डेटा, डेटा का इंपॉर्टेंट क्या है। Human being rely on data of for making decisions। जो ह्यूमन बीइंग है डेटा को क्या करता है, डेटा को कलेक्ट करता है और उसके अकॉर्डिंग क्या करता है, डिसीजन लेता है। दिस इज रिलाई, ह्यूमन बीइंग रिलाई ऑन डेटा फॉर मेकिंग डिसीजन। अब मान की बात है आपके पास डेटा नहीं है तो आप क्या करोगे, टू नीड समवन, जिससे आप क्या कर सकते हो, टू नीड समवन एंड नॉट बी एबल टू लिव और वर्क प्रॉपरली विदाउट हिज हेल्प, है ना। ये रिलाई जो है इंपॉर्टेंट रोल है जब हम डेटा से डिसीजन लेते हैं, है ना। तो डेटा को आपको कलेक्ट करना है, अगर आपके पास मतलब आपको एक नीड है, आपको एक हेल्प चाहिए,
तो अब वो हेल्प हम लोग किसके थ्रू ले रहे हैं आजकल? आप खुद सोचिए, वेब के थ्रू, ब्राउजर के थ्रू हम लोग हेल्प ले रहे हैं। तो मीन्स जो चीज हमको नहीं पता है तो हम डेटा कहाँ से ले रहे हैं? सर्च करके ले रहे हो ना। तो ये जब आप सर्च कर रहे हो तो सर्चिंग में आपको वेबसाइट के थ्रू ही कुछ मिल रही है, वेब के थ्रू ही मिल रही है। तो दैट मीन्स रिलाई का मतलब यहाँ पे क्या है? आपको कोई ऐसा पर्सन चाहिए, ऐसा डिवाइस चाहिए जिससे आपको इंफॉर्मेशन मिले, जिसके थ्रू आप डिसीजन ले सकते हो। Besides, large amount of data when processed with the help of a computer show us the possibility or hidden traits which are otherwise not visible to humans. जब लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को प्रोसेस किया जाता है, प्रोसेस करता है ना, विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स के हेल्प से आप क्या करते हो? उस डेटा को जब प्रोसेस करते हो तो वहां पे क्या होती है? बहुत सारी पॉसिबिलिटी होती है और उसको या तो हिडन रखा जाता है या फिर, है ना, हिडन रखा जाता है या फिर उसको शो किया जाता है। विच आर अदरवाइज नॉट विजिबल टू ह्यूमंस। नॉट विजिबल टू ह्यूमंस मीन्स दूसरे ह्यूमंस को नहीं दिखाना है उसके लिए। और ये ट्रेड्स क्या है? क्वालिटी है ना, हिडन क्वालिटी। हिडन क्वालिटी या पर्टिकुलर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, पर्टिकुलर मीन्स पर्टिकुलर फीचर्स बोल सकते हैं यहाँ पे, जो कि हमको किसी और को नहीं बताना। मान ली की बात है, मैं किस टाइप का हूँ, मैं किस टाइप का पर्सन हूँ, ये किसी और से क्या मतलब? ये मेरे स्टूडेंट्स को जितना जानना चाहिए उतना ही मैं नॉलेज दूंगी, उतना ही मैं डेटा अवेलेबल कराऊंगी, उससे ज्यादा मैं क्यों दूं? या इवन हम अपने फैमिली मेंबर्स को भी तो वही चीज बोल रहे हैं कि उसको हिडन रखा जा रहा है अपने पर्टिकुलर कैरेक्टर्स, अपने पर्टिकुलर फीचर्स के बारे में। When one withdraw money from ATM, the bank needs to debit the withdrawn amount from the linked account. जब कोई पर्सन विथड्रॉ करता है, मनी विथड्रॉ करता है एटीएम से, तब बैंक का क्या काम है? उसको डेबिट करना लिंक्ड अकाउंट से, मीन्स उसके अकाउंट से जो टोटल अमाउंट है, सपोज टोटल अमाउंट 1000 है और 500 निकाले तो उससे उसको सब्ट्रैक्ट करना, मीन्स डेबिट कर देना, माइनस करना। सो दी बैंक नीड्स टू मेंटेन डेटा एंड अपडेट इट एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। तो डेटा, तो बैंक क्या करता है? उससे बैंक मेंटेन रखता है डेटा को एंड अपडेट करता है। द मेट्रोलॉजिकल ऑफिसेस continuously keep on monitoring satellite data for any upcoming cyclone or heavy rain. जो मेट्रोलॉजिकल होती है, मेट्रोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट, इसको क्या बोलते हैं? रिलेटेड टू वेदर कंडीशंस को चेक करना। वो क्या करता है? कंटिन्यूअसली सैटेलाइट को मॉनिटर करता है। मींस मॉनिटर करना का मतलब क्या होता है? उसको ऑब्जर्व करना। यहाँ पे मॉनिटर करना मतलब ऑब्जर्व करना, सैटेलाइट के डेटा को ऑब्जर्व करना, ताकि जो अपकमिंग साइक्लोन आने वाला या हेवी रेन उसके बारे में पीपल को बताया जा सके। यह खुद भी वो लोग जानेंगे तभी तो बता पाएंगे ना। इन अ कॉम्पिटिटिव बिजनेस इन्वायरमेंट, जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस टू कंटिन्यूअसली मॉनिटर एंड एनालिसिस द मार्केट बिहेवियर विथ रिस्पेक्ट टू देयर प्रोडक्ट्स एंड टेक एक्शन अकॉर्डिंगली। देखिए, आज के जमाने में बहुत सारा कंपटीशन है। आप जिस भी फील्ड में जाएं, क्या टीचिंग फील्ड में कंपटीशन नहीं है? क्या स्टूडेंट में कंपटीशन नहीं है? सब जगह कंपटीशन है ना। तो बिजनेस में भी बहुत, मान ली की बात है, आप एक ऐसा शॉप ओपन किए हैं, उस शॉप में सपोज ग्रोसरी का है, तो क्या ग्रोसरी में आपका कंपटीशन नहीं है? सोचिए, यहाँ पे एक ग्रोसरी शॉप है, यहाँ पर भी एक ग्रोसरी शॉप है, तो आप कस्टमर्स के अकॉर्डिंग सारा सामान अगर यहाँ मिलेगा तो आप क्या कर सकते हो? ये 500 मीटर्स के अंदर में जितने लोग हैं वो आपके पास आएंगे। अगर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे और एक शॉप है, अगर यहाँ नहीं मिलेगा तो लोग इधर जाएंगे, इसके पास सारा सामान, तो आपके पास लोग क्यों आएंगे? तो ये कंपटीशन होती है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? कंटिन्यूअसली ऑब्जर्व करना पड़ेगा एंड मार्केट को एनालिसिस करना पड़ेगा प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, फिर उसके अकॉर्डिंग आपको एक्शन लेना पड़ेगा। एक्शन मीन्स डिसीजन लेना पड़ेगा। बिसाइड्स, कंपनीज आइडेंटिफाई कस्टमर डिमांड्स एज वेल एज फीडबैक्स।
अगर कंपनी है तो कंपनी क्या करेगा, कस्टमर्स की जो डिमांड है, डिमांड को देखेगा, आइडेंटिफाई करेगा और क्या लेगा, फीडबैक लेगा कि वो किस टाइप का सर्विस प्रोवाइड कर रहा है एंड मेक चेंजेस इन देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज अकॉर्डिंगली। और उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, वो प्रोडक्ट को भी चेंज कर सकता है या फिर उसके सर्विस में चेंजेस करेगा। द डायनामिक प्राइसिंग, डायनामिक मीन्स continuously change होना, it is not a fixed price. Dynamic pricing concept used by airlines and railway is another example where they decide the price based on relationships between demand and supply. जो रेलवे होते हैं या फिर एयरलाइंस है, ये बेस्ड ऑन डिमांड, मतलब कितनी डिमांड है मार्केट में, कितना सप्लाई वो लोग कर पा रहे, उसके अकॉर्डिंग प्राइस को लोग क्या करते हैं, अप भी करते हैं, डाउन भी करते हैं। तभी तो कभी हमें बहुत ज़्यादा हेवी डिस्काउंट मिल जाता है जब आप एयर टिकट को बुक करते हो, रेलवे टिकट्स को बुक करते हो, तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये क्या करते हैं, ये डिसाइड लेते हैं किसके लिए, प्राइस को कितना रखना है बेस्ड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई। द कैब बुकिंग एप्स जैसे ओला है, उबर है, उस टाइप का बहुत सारे ऐप हैं। Increase or decrease the price based on demand for cabs at a particular time. Yes. अब मान लीजिए टूरिस्ट प्लेस है, टूरिस्ट प्लेस में कौन से मंथ में ज़्यादा टूरिस्ट आ रहे हैं, तो उस मंथ में क्या कर दिया जाएगा, अप कर दिया जाएगा। हाँ, जब टूरिस्ट का सीजन खत्म हो गया तब क्या हो जाएगा, वो वैल्यूलेस हो जाएगी प्राइस, नहीं तो फिर आपके पास कोई क्यों आएगा, आपके कैब में कोई क्यों बैठेगा। तो वही है इंक्रीज एंड डिक्रीज द प्राइस बेस्ड ऑन डिमांड, कैब की कितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग। सर्टेन रेस्टोरेंट्स ऑफर्स डिस्काउंटेड प्राइस कॉल्ड हैप्पी आवर्स। यस, जब लोग डिस्काउंट देते हैं उसको क्या बोलते हैं, हैप्पी आवर्स। दे डिसाइड व्हेन एंड हाउ मच डिस्काउंट टू ऑफर बाय एनालिसिंग सेल्स डेटा एट डिफरेंट टाइम पीरियड्स। डिफरेंट टाइम पीरियड्स में लोग भी ऑफर देते हैं, जस्ट लाइक जैसे न्यू ईयर का हो गया, न्यू ईयर में लोग ऑफर देते हैं कुछ, और उस टाइप का जब होता है तब वो लोग सीजनल्स में भी ऑफर्स देते हैं, फेस्टिवल्स में अक्सर दिया जाता है ताकि सेल्स को बढ़ाया जा सके, अट्रैक्ट किया जा सके, इसके लिए। बिसाइड बिजनेस फॉलोइंग आर सम अदर सिनेरियोज वेयर डेटा आर आल्सो स्टोर्ड एंड एनालिसिस्ड फॉर मेकिंग डिसीजन। जब आप बिजनेस को रन कर रहे हैं तो बहुत सारा सिनेरियो जो होता है उसको आपको क्या करना पड़ता है, डेटा को स्टोर करना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंग आप एनालिसिस करते हैं डिसीजन लेने के लिए। देखिए कुछ है यहाँ पे, द इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स आर यूज्ड फॉर रिकॉर्डिंग द वोट्स कास्ट। जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होती है वो रिकॉर्ड करता है वोट्स को। Subsequently, the voting data from all the machines are accumulated. Accumulated means accurate data to declare election results in a short time as compared to manual counting for ballot papers. है ना, ballot papers means क्या होता है, एक slip of paper जो slip होती है जहाँ पे आपका रजिस्टर होता है एक पर्सन्स का वोट से रिलेटेड, टू रजिस्टर अ वोट, ये चीज है। तो बैलेट पेपर्स, तो इसको काउंट करने से बेस्ट है ये क्या है कि इजीली आपका काउंट हो जाता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से। साइंटिस्ट रिकॉर्ड डेटा व्हाइल डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू कैलकुलेट एंड कंपेयर रिजल्ट्स। साइंटिस्ट क्या करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं ताकि उसको एक्सपेरिमेंट कर सके एंड कैलकुलेट कर सके अदर्स रिजल्ट्स के साथ। Pharmaceutical companies record data while trying out a new medicine to see its effectiveness. Pharmaceutical किसको बोलता है, मैन्युफैक्चर ऑफ मेडिसिन एंड ड्रग्स। जो मैन्युफैक्चर करता है ड्रग्स एंड मेडिसिन का, उसको हम लोग क्या होता है, फार्मास्यूटिकल कंपनीज। ये क्या करता है, रिकॉर्ड रखता है डेटा का जब भी वो न्यू मेडिसिन को लॉन्च करता है मार्केट में, ताकि उसका इफेक्ट को पता लगा सके जब वो ट्राइंग बेस्ड पे लाता है। लाइब्रेरीज मेंटेन डेटा अबाउट बुक्स इन द लाइब्रेरी एंड द मेंबरशिप ऑफ द लाइब्रेरी। जो लाइब्रेरी होती है वहाँ पे मेंटेन रखा जाता है बुक्स का और जो मेंबरशिप लेते हैं उसका। अब ये फार्मास्यूटिकल ये क्या करता है, जब भी न्यू मेडिसिन, अब एक बात, जब न्यू मेडिसिन
वो लोग लॉन्च करते हैं, तो क्या एक ही बार में आपका 1 लाख आपका क्या बोलते हैं मेडिसिन बना के रख देंगे क्या? नहीं ना, सबसे पहले वो कम क्वांटिटी में बनाएंगे। सपोज 1000 बनाए और 1000 को लोग सेल किए। अब देखेंगे कि सच में मार्केट में लोग इसको खरीद रहे हैं या नहीं खरीद रहे हैं। खरीद रहे हैं तो उसका क्या सही हो रहा है या नहीं हो रहा, उसके अकॉर्डिंग एनालिसिस करके फिर वो लोग क्या करते हैं, मेडिसिन को फिर वही सेम मेडिसिन जो न्यू मेडिसिन उन्होंने लॉन्च किया है उसको फिर से वो लोग बनाते हैं। तो ये चीजें होती है। पहले तो देखिए, आप मान लीजिए आप बुक ही पब्लिश करना चाहते हो, एक ही बार में आप 50,000 बुक को नहीं पब्लिश कराएंगे। क्या कराएंगे? क्योंकि पब्लिशिंग में पैसे लगते हैं। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले तो 200, 300 जैसे आपके स्टूडेंट्स है उसके अकॉर्डिंग आप बुक को पब्लिश करोगे। आप देखते हैं कि ये 200 कितना जल्दी सेल हो रहा, अगर ये फटाफट सेल हो गया फिर आप दूसरे ऑर्डर दोगे, है ना। प्रिंटिंग के लिए बुक पब्लिशिंग तो एक ही बार होती है, लेकिन उसके बाद प्रिंटिंग कितने लोग उसको खरीद रहे हैं, तो आप 200 पहले प्रिंट करा के आप सेल करोगे। अगर फटाफट ये सेल हो गया फिर उसके बाद में आप दूसरा प्रिंट करा के सेल करोगे। The search engine gave us result after analyzing large volume of data available on the website across the world wide web। जो सर्च इंजिन है, जैसे हम लोग ब्राउजर के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, सर्च करते हैं, तो यहाँ पे जो रिजल्ट दिया जाता है आफ्टर एनालिसिस लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा, जो लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा है उसके बाद आपको रिजल्ट प्रोवाइड किया जाता है किसके थ्रू, वेबसाइट से, www के थ्रू। Because every customers का queries is different, whether alerts are generated by analyzing data received from various satellites। yes, satellites से जब मेजर किया जाता है तब वो लोग को पता चलता है किसको, वेदर फोरकास्टिंग को, है ना। जो वेदर फोरकास्टिंग है मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, वो चेक करता है, पूरे सैटेलाइट को ऑब्जर्व करते रहता है कंटिन्यूअसली। जब उसको पता चल जाता है फिर उसके अकॉर्डिंग वो वेदर्स अलर्ट्स को बताता है, अनाउंस करता है। टाइप्स ऑफ डेटा, अब डेटा कितने टाइप्स के होते हैं, यहाँ पे आपका 2 ही टाइप का डेटा दिया गया, स्ट्रक्चर्ड डेटा एंड अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। एक्चुअली होती है 3 टाइप्स ऑफ डेटा, स्ट्रक्चर्ड डेटा, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा। सो फर्स्ट structured, data, second semi structured data, then unstructured data। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा, ये 3 टाइप्स के डेटा होते हैं। इसको कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अ डेटा कम्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, दे कैन बी डिफरेंट फॉर्मेट। यस, डेटा किसी भी सोर्सेस से आ सकता है एंड किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एन इमेज इज अ कलेक्शन ऑफ पिक्सल। यस, जो इमेज होती है, ये आपकी जो इमेज है, यहाँ पे ये आपका इमेज जो बनता है, ये सपोज आपका ये हेड है, ये फिर नेक एरिया है, नेक एरिया के बाद यहाँ पे आपके फिर क्या है, ये शोल्डर्स आ गया, यहाँ पे फिर आपका ये जो एरिया है ये चेस्ट एरिया है। तो ये जो है ना, ये सारी डेटा को ये कैसे करता है, एक एक डॉट जो होती है इसको हम लोग बोलते हैं पिक्सल। तो ये कलेक्शन ऑफ पिक्सल से एक इमेज बनता है। A video is made of frames। yes, जो वीडियो हम लोग बनाते हैं फ्रेम्स से बनता है, कलेक्शंस ऑफ फ्रेम्स से आपका वीडियो बनती है। A fee slip is made of few numeric and non-numeric entries। जो फीस स्लिप होती है, जब आप फीस पे करते हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, तो यहाँ पे कुछ न्यूमेरिक एंड कुछ नॉन न्यूमेरिक एंट्रीज रहती है, जैसे मंथ नेम और नॉन न्यूमेरिक डेटा हो गया। न्यूमेरिक मंथ नेम में सपोज मई है, मई में कितना फीस है, तो ये न्यूमेरिक डेटा होगा। ये क्या हो गया, नॉन न्यूमेरिक डेटा हो गया। तो कुछ न्यूमेरिक एंड नॉन न्यूमेरिक एंट्रीज होती है। एंड मैसेजेस चैट्स आर मेड ऑफ टेक्स्ट। जो मैसेज होती है, चैट्स होती है, वो क्या होते हैं, टेक्स्ट के फॉर्मेट में होती है। आइकन्स, इमोटिकन्स जो इमोजी बोलते हैं,
एंड इमेजेस एंड वीडियोस के फॉर्म में होती है। जो हमारा मैसेज होता है, चैट्स होता है, किस फॉर्मेट में होता है, टेक्स्ट के फॉर्मेट में, आइकन, इमोजी, इमेजेस एंड वीडियोस के फॉर्मेट में होती है। सो 2 कैटेगरीज यहाँ पे बताया गया है और मैंने आपको 3 कैटेगरी बताई है। मैं तीनों कैटेगरी को मैं बताऊंगी। स्ट्रक्चर्ड डेटा क्या होता है? जो पूरी तरीके से एक स्ट्रक्चर्ड वे में मेंटेन्ड है। स्ट्रक्चर्ड वे में वो पूरी तरीके से मेंटेन है। जैसे एक्सेल शीट का डेटा, वो आपका स्ट्रक्चर्ड डेटा हो जाएगा। कोई भी उसको देखेगा तो समझ जाएगा ये क्या है, इस कॉलम में क्या रखा गया है, इस कॉलम वाइज उसको अरेंज करना। सेमी स्ट्रक्चर्ड डेटा, सम स्ट्रक्चर्ड, सम अनस्ट्रक्चर्ड, मीन्स कुछ डेटा आपको स्ट्रक्चर वाइज मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। अनस्ट्रक्चर्ड मतलब कुछ भी ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं रहेगा, उसको हम लोग बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। कुछ भी ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं रहेगा। अब चलिए देखिए स्ट्रक्चर्ड डेटा, डेटा which is organized and can be recorded in a well defined format is called structured data। आप ऑर्गेनाइज्ड वे में उसको मेंटेन रख रहे हो, है ना, और रिकॉर्ड रख रहे हैं वेल मैनर्ड में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर्ड डेटा। स्ट्रक्चर्ड डेटा इज यूजुअली स्टोर्ड इन कंप्यूटर इन अ टेबुलर फॉर्मेट। यस, जब हम डेटा को स्टोर करते हैं टेबुलर फॉर्मेट में रहता है तो वो क्या होता है? स्ट्रक्चर्ड डेटा है, क्योंकि इजीली आप उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, एनालिसिस कर सकते हैं। वेयर ईच कॉलम रिप्रेजेंट्स डिफरेंट डेटा फॉर अ पर्टिकुलर पैरामीटर कॉल्ड एट्रीब्यूट। जो कॉलम होता है, ईच कॉलम में, जैसे यहाँ मॉडल नंबर है, प्रोडक्ट नेम है, ये ईच कॉलम है ना, तो इसको हम लोग जो कॉलम होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट बोलते हैं, एट्रीब्यूट। तो एक कॉलम में जो डेटा होता है ये सिमिलर टाइप ऑफ डेटा टाइप्स होता है। सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा यहाँ पे लिखते हैं। मॉडल नंबर है तो मॉडल नंबर से रिलेटेड ही आएगा। अब प्रोडक्ट नेम यहाँ थोड़े आ जाएगा। तो ये पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा को, कलेक्शन ऑफ पर्टिकुलर डेटा टाइप ये बोल सकते हैं, है ना। और ऐसा जब आप एक बात बताए, ये एक एट्रीब्यूट है, ये एक एट्रीब्यूट है, ये सारे डिफरेंट एट्रीब्यूट्स जब कलेक्ट हो जाते हैं इसको हम लोग बोलते हैं टपल। माइस्क्यूएल में टपल बोलते हैं और रो बोलते हैं, या फिर हम लोग रिकॉर्ड बोलते हैं। ठीक है, so where each column represents different data for a particular parameter। जो पर्टिकुलर पैरामीटर मीन्स डेटा टाइप्स, एक डेटा टाइप्स में पर्टिकुलर फॉर्मेट में हुआ, इट इज कॉल्ड एट्रीब्यूट या कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर वेरिएबल। and each row represents data of an observation for different attributes. Different attribute means like this: model number, product name, unit price, discount. These are the different attributes and stored in the one record. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रो बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको किसका दिया है? स्ट्रक्चर्ड डेटा रिलेटेड टू एन इन्वेंट्री ऑफ किचन आइटम्स मेंटेन बाय अ शॉप। एक शॉप में जो किचन का इन्वेंट्री है उसके बारे में यहाँ पे स्टोर करके रखा गया है। तो ये किस में स्टोर है? इस डेटा को देख के आप बता सकते हैं ये टेबुलर फॉर्मेट में है तो स्प्रेडशीट में होगा। हाँ, स्प्रेडशीट में रखा गया है, या फिर उस टाइप का कोई सॉफ्टवेयर में जहाँ पे टेबुलर फॉर्मेट डेटा को मेंटेन रखा है। तो ये क्या है? हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा है। अब बताइए, इस डेटा को देख के आप इजीली बोल सकते हैं कि किस यूनिट प्राइस का मैक्सिमम क्या है प्राइस? ये देखिए डिनर सेट का 4200, इजीली आप बता सकते हो। मिनिमम किसका है? किचन टॉवल का 25। डिस्काउंट में हाईएस्ट कौन है? 12% कौन है? बकेट का। और मिनिमम में कौन है? देखिए 0 है तो 0 में 2 है, एक किचन टॉवल और दूसरा जग है। तो ये आप इजीली एनालिसिस कर पा रहे हो डेटा को। मोर एग्जाम्पल्स ऑफ स्ट्रक्चर्ड डेटा रिकॉर्डेड फॉर डिफरेंट एट्रीब्यूट्स। ये उससे रिलेटेड ही है तो ये इसीलिए मैं इसको नहीं बता रही हूँ, 1 by 1 लाइन। अब देखिए, एट्रीब्यूट्स मेंटेन फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज जस्ट लाइक एंटिटी एंड एक्टिविटी। एंटिटी का मतलब होता है, आप ऐसा समझिए जस्ट लाइक अ टेबल। एक टेबल है तो बुक्स एट अ शॉप, एक शॉप है, शॉप में क्या है? बुक्स को। तो जब आप बुक क्या है? टेबल है। तो अब इस बुक जो टेबल है, इस टेबल में आप क्या क्या रखोगे? बुक का टाइटल,
ऑथर मीन्स बुक से रिलेटेड सारी चीजें। तो बुक्स में क्या होते हैं, एक टाइटल होता है ना, एवरी बुक्स का, जैसे इस बुक्स का भी टाइटल होगा क्लास 11th IP, और ये बुक्स का टाइटल क्या है, इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस IP। तो ये बुक का टाइटल हो गया। ऑथर कौन है भाई, ऑथर का भी तो नेम देना पड़ेगा, नहीं तो पता कैसे चलेगा, ऑथर है। प्राइस है, बुक की प्राइस क्या है, ईयर ऑफ पब्लिकेशन, कब हमने इसको पब्लिश किया है। तो ये है बुक से रिलेटेड डिटेल्स। डिपॉजिटिंग फीस इन अ स्कूल, एक स्कूल है, स्कूल में डिपॉजिट करना है क्या, फीस को। तो डिपॉजिटिंग फीस एक एंटिटी बन गया, एंटिटी मीन्स एक टेबल बन गया। तो जब आप डिपॉजिट करने जाते हैं फीस का, तो आपको क्या चाहिए होता है, स्टूडेंट नेम, क्लास, रोल नंबर, फीस अमाउंट, डिपॉजिट डेट, ये सारी चीजें चाहिए होती है। एटीएम है, एटीएम मशीन है, जब आप अमाउंट को विथड्रॉ कर रहे हो तब आपको क्या चाहिए, अकाउंट होल्डर का नेम, अकाउंट नंबर, टाइप ऑफ अकाउंट, ये सेविंग है, करंट है, हाँ, ये सारी चीजें। डेट ऑफ विथड्रॉल, कब आपने विथड्रॉ किया है, अमाउंट विथड्रॉन, कितना अमाउंट विथड्रॉ करना है। एटीएम आईडी होती है मीन्स एटीएम कार्ड, टाइम ऑफ विथड्रॉल, कितने टाइम पे आप कर रहे हो। तो ये सारी चीजें आपकी एट्रीब्यूट्स होगी। एट्रीब्यूट्स का मतलब ये क्या है, एट्रीब्यूट्स का मतलब क्या मैंने बताया, कॉलम नेम, ये कॉलम है और ये पर्टिकुलर फील्ड को ये करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा क्या है, जिसका कोई फॉर्मेट ही ना हो, उसको अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं। जैसे न्यूज़पेपर, यहाँ ऑलरेडी न्यूज़पेपर दे ही दिया है। मैगजीन्स भी बोल सकते हो, उसका भी कोई फॉर्मेट नहीं होता है। आज अगर कवर पेज पे किसी हीरोइन का सपोज पिक्चर आया है, तो जरूरी तो नहीं कि नेक्स्ट मंथ, ये सपोज जुलाई मंथ चल रही है, जुलाई की मैगजीन आ गई तो आपने देखा, अगस्त में भी क्या सेम हीरोइन की पिक्चर आएगी सेम मैगजीन पे, नहीं, डिफरेंट आएगा। तो इसका ना कोई फॉर्मेट नहीं होती है। और न्यूज़पेपर कैसा है मैं बता रही हूँ, जैसे यहाँ हेडिंग तो उनका कंपनी का नेम रहता है, वो सेम रहता है। उसके बाद यहाँ पे जैसा डेट है उसके अकॉर्डिंग वो लोग यहाँ पे पिक्चर रखते हैं। फिर पैराग्राफ एक होता है, यहाँ पे पिक्चर है तो यहाँ पे पैराग्राफ है, ऐसा। यहाँ पे सपोज ऐड लगा दिया है, किसी कंपनीज के बारे में ऐड लगाया गया है। और यही चीज जरूरी तो नहीं है कि आपका नेक्स्ट डे का न्यूज़पेपर में ये ऐड यही फिक्स्ड प्लेस में हो, है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। कंटेन्स वेरियस टाइप्स ऑफ न्यूज आइटम्स विच आर ऑल्सो कॉल्ड डेटा, बट देयर इज नो फिक्स्ड पैटर्न, इसका कोई पैटर्न ही नहीं है। न्यूज़पेपर फॉलोज इन प्लेसिंग न्यूज आर्टिकल्स, है ना, वो आर्टिकल्स को फॉलो करता है। वन डे देयर माइट बी 3 images of different sizes, yes, of a page along with 5 news items and 1 or more advertisement, है ना। जैसे मैंने ऐड बोला तो 5 न्यूज है, हाँ, 3 images है डिफरेंट साइज की, इसको उन लोगों ने सेट किया। नेक्स्ट डे या अनदर डे माइट बी 1 big image with 3 textual news items, एक बिग इमेज होगा उसके साथ में लेटे होंगे, तो इस टाइप का हो सकता है। तो देयर इज नो पर्टिकुलर फॉर्मेट नॉर एनी फिक्स स्ट्रक्चर फॉर प्रिंटिंग न्यूज, यस, इसका कोई फॉर्मेट नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग अनस्ट्रक्चर्ड डेटा बोलते हैं। अनदर एग्जांपल ईमेल है। ईमेल का कंटेंट जो होता है उसका भी कोई फिक्स स्ट्रक्चर नहीं होता है, हमारी जैसी रिक्वायरमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग हम लोग उसको सेंड करते हैं। हो सकता है फ्यू लाइंस का हो सकता है कभी मैंने पीडीएफ ही भेज दी, मालिक बात है हमको कोई नोट्स का पीडीएफ भेजना है तब तो फिर उस ईमेल में वो भी जा रहा है ना, इमेज हो सकती है, डॉक्यूमेंट्स हो सकता है। सो दीज आर दी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा। अब अनस्ट्रक्चर्ड डेटा में क्या क्या आएगा, इंक्लूडिंग वेब पेजेस भी आएगा, कंसिस्टिंग of a text as well as multimedia contents just like images, graphics, audio, video, ये सारे आएंगे क्योंकि इसका भी कोई फॉर्मेट इतने जीबी का ही होना चाहिए, ये तो हम लोग नहीं बोलते ना। तो इसीलिए ये सारे किसके एग्जांपल्स हैं, अनस्ट्रक्चर्ड डेटा के। अदर एग्जांपल्स इंक्लूडिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, बिजनेस रिपोर्ट्स, बुक्स, ऑडियो वीडियो फाइल्स, सोशल मीडिया मैसेजेस, इस सारा का सारा भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा है। क्या क्या, बिजनेस रिपोर्ट्स, बुक्स, ऑडियो वीडियो फाइल्स, सोशल मीडिया
मैसेज, क्योंकि सोशल मीडिया में जब भी हम लोग मैसेज करते हैं या चैट करते हैं, हम सामने वाले के अकॉर्डिंगली हम लोग चैट करते हैं, मतलब किसके साथ मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ वो ज़्यादा डिपेंड करता है। ऑल्दो there are ways to process unstructured data, we are going to focus on handling structured data only this book. यहाँ पे हम लोग फोकस किसको करना है? स्ट्रक्चर्ड डेटा। Unstructured data are sometimes described with the help of some other data called metadata. जब आप किसी और के हेल्प से डेटा को कलेक्ट कर रहे हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटा डेटा। मेटा डेटा इज बेसिकली डेटा अबाउट डेटा। यस, जैसे हम लोग बोलते हैं नेस्टेड लूप, लूप इनसाइड लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। तो उसी टाइप का डेटा अबाउट, एक डेटा है, उस डेटा के अंदर घुसे तो आपको बहुत सारा डेटा मिला, बहुत सारा डेटा मिला, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेटा डेटा। डेटा अबाउट डेटा, डेटा जिस डेटा के बाद उसका पूरा आपको डिटेल्स मिल गया। लाइकवाइज इमेज साइज इन केबी और एमबी, इमेज टाइप जेपीजी, पीएनजी, इमेज रिजोल्यूशन, क्या रिजोल्यूशन जो आपका पिक्सल के फॉर्मेट में होता है, सपोज 140 इंटू, जैसे हाँ 140 इंटू 240 इस टाइप का कर सकते हो, है ना। ये क्या है? ये इमेज की रिजोल्यूशन होती है। डेटा कलेक्शन, डेटा को आप कलेक्ट कैसे करोगे? फॉर प्रोसेसिंग डेटा वी नीड टू कलेक्ट और गैदर डेटा। जब आप डेटा को प्रोसेस करना तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? कलेक्ट करना पड़ेगा। We can then store the data in a file or database for later use. आप उस डेटा को स्टोर करके रख सकते हैं फाइल में या फिर डेटाबेस में। For later use means future use. Data collection here means identifying already available data or collecting from the appropriate sources. Appropriate sources के साथ में वो डेटा अगर हो उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, पर्टिकुलर डेटा को, तब उसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे वही बोला है डेटा कलेक्शन मीन्स, यहाँ पे डेटा कलेक्शन का मतलब क्या है वो बताएगा। आइडेंटिफाइंग ऑलरेडी अवेलेबल डेटा और कलेक्टिंग फ्रॉम दी अप्रोप्रिएट सोर्सेज। आप कलेक्ट कर रहे हो अप्रोप्रिएट सोर्सेज से। मालिक पता है आपको एक सिलाई मशीन खरीदनी है जो स्टिच करने का काम करती है, ठीक है। तो सिलाई मशीन जब आप खरीदने गए हैं, सिलाई मशीन आपको लेनी है और आप मार्केट में गए हैं, आप फैन वाले के पास गए हो, तो क्या फैन वाला आपको देगा ये सिलाई मशीन? नहीं देगा ना। तो उसको कहाँ से इसके बारे में डिटेल्स पता होगा? नहीं पता होगा। तो वही बताया जाता है कि आप अप्रोप्रिएट प्लेसेस से, अप्रोप्रिएट सोर्सेस से आप क्या करो? कलेक्ट करो डेटा को। अब फैन वाले को जाकर के हम लोग यहाँ पे आकर के हम लोग फैन ढूंढ रहे हैं, तो क्या हमें फैन मिलेगी? नहीं मिलेगी। और ना ही ये जो बिजनेसमैन है, ना ही हमें फैन के बारे में डिटेल्स बता सकता है। Suppose there are 3 different scenarios where sells data in a grocery stores. अब grocery stores हैं, वहाँ पे 3 different scenarios यहाँ पे बताया गया है जो कि सेल्स करना है। Sales data are available with the shopkeeper in a diary or register. जो डेटा को सेल करना मीन्स जो प्रोडक्ट जो अवेलेबल है वो शॉपकीपर ने क्या किया? एक मेंटेन रखा है, एक डायरी या फिर रजिस्टर। इन दिस केस वी शुड एंटर द डेटा इन अ डिजिटल फॉर्मेट, फॉर एग्जांपल इन स्प्रेडशीट। तो इन केस में हम लोग क्या कर सकते हैं? जो भी अवेलेबल है, मतलब जैसे कस्टमर आया खरीदा, तब आपको क्या करना पड़ेगा? वहां से माइनस करना पड़ेगा। तभी आपको पता चलेगा कि अवेलेबल कितना है, स्टॉक में कितना है ना। तो जो आप रजिस्टर में या डायरी में मेंटेन रख रहे हैं उसको आप स्प्रेडशीट में मेंटेन रख सकते हैं। डेटा आर ऑलरेडी अवेलेबल इन अ डिजिटल फॉर्मेट। अगर आपका डेटा डिजिटल फॉर्मेट में है तब आप उसको किस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं? CSV फॉर्मेट में, कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज। कॉमा सेपरेटेड एक ऐसा फाइल होता है, आप जो स्प्रेडशीट है आप उसको जो भी प्रोडक्ट है, जो भी मीन्स डेटा है, एवरी डेटा इन बिटवीन दे आर सेपरेटेड बाय दी कॉमा। अब जो
यहाँ पे कॉलन वाइज था वो कॉमा वाइज आ जाएगा। ये किसी भी फॉर्मेट में हम लोग ओपन कर सकते हैं इसको, CSV फॉर्मेट को। द शॉपकीपर हैज सो फार नॉट रिकॉर्डेड एनी डेटा इन आइदर फॉर्म बट wants to get a software developed for maintaining sales data and accounts। वो डेटा को सेल करना चाहते हैं, तो वो एक शॉपकीपर, मतलब वो किस टाइप का, वो रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं करे, ये अनदर जो शॉपकीपर है। यहाँ पे हम लोग को 3 सिनेरियो देगा। फर्स्ट में क्या बताया गया है कि अवेलेबल जो डेटा है वो किस में रखा जा रहा है, डायरी में या फिर रजिस्टर में, तो उसको आपको किस में बनाना है, स्प्रेडशीट में। और अगर आपका ऑलरेडी डिजिटल फॉर्मेट मतलब स्प्रेडशीट के फॉर्म में है तब आप उसको किस फॉर्मेट में चेंज कीजिए, CSV फॉर्मेट में, ताकि इजी हो जाए। किसी भी फॉर्मेट में आप ओपन करोगे आपको वो मिल जाएगा। और अगर इन दो ना तो स्प्रेडशीट के फॉर्मेट में है ना ही आपका CSV फॉर्मेट में है, तब आप क्या करोगे। और लेकिन जो बिजनेसमैन है, जो शॉपकीपर है, उसको चाहिए एक सॉफ्टवेयर जो डेवलप कर सके, क्या डेवलप कर सके, ताकि सेल्स को मेंटेन रखा जा सके एंड अकाउंट्स को। द सॉफ्टवेयर मे बी डेवलप्ड यूजिंग अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सच एज पाइथन which can be used to store and retrieve data from a CSV file or a database management systems like MySQL, which all be discussed further। तो अब एक सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, साथ में बैकएंड डेटा चाहिए जहाँ पे डेटा को स्टोर किया जा सके। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए हम क्या लेंगे, पाइथन ले लेंगे। बैकएंड डेटा के लिए आपको MySQL लेना है। अब यहाँ से CSV से आपको क्या करना पड़ेगा, डेटा को स्टोर करना पड़ेगा, फैच करना पड़ेगा। रिट्रीव मींस फैच करना होगा। पाइथन से आपको लिंक करना पड़ेगा उस अकाउंट को, और MySQL में डेटा को स्टोर करना पड़ेगा, तब जाके हो सकती है। अब एवरीडे हमारा कुछ ना कुछ डेटा जो है कंटिन्यूसली जनरेट होते जा रहा है। डेटा आर कंटिन्यूसली बीइंग जनरेटेड एट डिफरेंट सोर्सेस। यस, डिफरेंट। मान लीजिए आप व्हाट्सएप में आप नहीं चला रहे, कोई और तो चला रहा है ना, तो वहां से भी डेटा जनरेट हो रहा है। आप फेसबुक नहीं देख रहे हैं, कोई और देख रहा है। इंस्टा आप नहीं चला रहे, कोई और चला रहा है। तो कंटिन्यूसली डेटा जो हमारा डिफरेंट सोर्सेस से आ रहा है, जनरेट हो रहा है। Our interconnection with digital medium are continuously generating huge volume of data। अब ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा, लार्ज वॉल्यूम, ह्यूज का मतलब लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा जो कि जनरेट हो रहा है एवरी 60 सेकेंड। हॉस्पिटल्स आर कलेक्टिंग डेटा अबाउट पेशेंट फॉर इम्प्रूविंग देयर सर्विसेज। यस, हॉस्पिटल कलेक्ट रख रहा है किसका, पेशेंट से रिलेटेड डेटा को, ताकि इम्प्रूव किया जा सके उनके सर्विस में। शॉपिंग मॉल्स आर कलेक्टिंग डेटा अबाउट द आइटम्स बीइंग परचेस्ड बाय द पीपल। यस, एक शॉपिंग मॉल में किस टाइप का प्रोडक्ट को लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं, उससे रिलेटेड डेटा को कलेक्ट करके रखा जा रहा है। ऑन एनालिसिंग सच डेटा, सपोज इट अपीयर्स दैट बेडशीट एंड ग्रोसरीज आर फ्रीक्वेंटली बॉट टुगेदर। अब इस डेटा को एनालिसिस करने के बाद में एक सपोज आपको बेडशीट एंड ग्रोसरीज जो कि फ्रीक्वेंटली टुगेदर ज्यादातर वो सेल हो रही है। Hence the shop owner may decide to display bedsheet near the grocery section, है ना। तब वो क्या करेगा, बेडशीट को जो है ग्रोसरी सेक्शंस के सामने वो लगाएगा। इन द मॉल टू इंक्रीज दी सेल, ताकि और ज्यादा सेल हो। Likewise, a political analyst may look at the data contained in the post and messages at a social media platform and analysis to see public opinion before an election। ये लोग क्या करते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, एक पोस्ट डालते हैं और फिर देखते हैं बिफोर द इलेक्शन, उसका देखते हैं कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जैसे ट्विटर हो गया, इंस्टा हो गया। ट्विटर में नॉर्मली लोग ट्वीट करते हैं जो पॉलिटिशियंस होते हैं, तो जब आपने ट्वीट किया तो ये देखना होगा कि कितने लोग उसको पसंद कर रहे हैं, कितने लोग नहीं कर रहे हैं, क्या उसमें कैसा परफॉर्मेंस है ऑडियंस का, उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं वो लोग एनालिसिस करते हैं। ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF आर कलेक्टिंग डेटा रिलेटेड टू वेरियस इकोनॉमिक पैरामीटर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज फॉर मेकिंग इकोनॉमिक फोरकास्ट। जो IMF है वो कलेक्ट करता है इकोनॉमिक्स पैरामीटर्स, वेरियस इकोनॉमिक्स पैरामीटर्स, ताकि
डिफरेंट कंट्रीज के साथ में है ना, तब तो कंपेयर किया जा सकता है कि किसका में किससे हम लोग फास्ट हैं। डेटा को आप स्टोर कैसे रखोगे, ये तो डेटा कैसे प्रोसेस हो रहा है उसके बारे में बताया गया है ना। डेटा को कलेक्ट कैसे करना है वो हमें बताया गया है। अब आइए डेटा स्टोरेज। Once we gather data and process them, ऑटोमेटिकली वो प्रोसेस हो जाता है आप सिस्टम में जब आप काम कर रहे हैं, तो देन टू गेट रिजल्ट, तब आपको क्या मिलता है, रिजल्ट मिलता है। वी नॉट दैट सिंपली डिस्कार्ड दिस डेटा, आप इसको सिंपली डिस्कार्डिंग मीन्स डिलीट नहीं कर सकते हो, रेदर वी वुड लाइक टू स्टोर देम फॉर फ्यूचर यूज एज वेल। आपको फ्यूचर यूज के लिए उस डेटा को क्या करना पड़ेगा, स्टोर करना पड़ेगा। डेटा स्टोरेज द प्रोसेस ऑफ स्टोरिंग डेटा ऑन स्टोरेज डिवाइस। तो ये क्या है, डेटा स्टोरेज क्या है, एक प्रोसेस है स्टोरिंग डेटा को, है ना, स्टोर करने के लिए, सो दैट डेटा कैन बी रिट्रीव्ड लेटर, ताकि उस डेटा को आप बाद में फैच कर सके। Nowadays large volume of data are being generated at a very high rate. Nowadays बहुत लार्ज वॉल्यूम में हेवी डेटा जो है जनरेट हो रही है, वो भी जैसे मैंने बताया ना 60 सेकेंड्स में, मीन्स पर मिनट हमारी लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा जनरेट हो रही है, वो भी वेरियस सोर्सेज से, इंस्टा से, सोशल मीडिया के थ्रू ही आप बोल सकते हो। एज अ रिजल्ट डेटा स्टोरेज हैज बिकम अ चैलेंजिंग टास्क। अब इस डेटा को स्टोर करना बहुत ही चैलेंजिंग टास्क हो गया है। पर अब जैसे नॉर्मल डेटा, जैसे शॉपकीपर का एग्जांपल दे, तो वो एक पर्टिकुलर शॉप का डेटा को स्टोर कर रहा है, तो उसके लिए इजी है शॉपकीपर में स्टोर करना। कलेक्ट करना भी उसके लिए इजी है, क्योंकि उसने कलेक्ट किया, उसको पता चल गया अवेलेबल कितना है, नहीं है, वो चीज़ है। लेकिन जो सोशल मीडिया से डेटा जनरेट हो रहा है उसको स्टोर करना बहुत ही वेरी डिफिकल्ट। हाउएवर the decrease in the cost of digital storage devices has helped in simplifying this task. तो अभी क्या हो गया है, डिक्रीज किया गया है किसका, डिजिटल स्टोरेज डिवाइस का। There are numerous digital storage devices available in the market like hard disk drive, solid state. These are external device. External device जो है CD, DVD, टैप ड्राइव, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये सारा का सारा क्या है, एक्सटर्नल डिवाइसेस है, जहाँ पे आप डेटा को स्टोर कर सकते हो। और ये बहुत ही लो कॉस्ट में मिलने लगा है। क्यों? क्योंकि इतना सारा डेटा अवेलेबल हो गया है, तब आपको स्टोर करना है सारे इंपॉर्टेंट डेटा को। वी स्टोर डेटा लाइक इमेजेस, डॉक्यूमेंट्स, ऑडियोज, वीडियो एक्सेट्रा एज अ फाइल इन आवर कंप्यूटर्स। यस, आप अपने सिस्टम में क्या आप स्टोर करोगे, इमेज को, डॉक्यूमेंट को, ऑडियोज, वीडियोज। जैसे मैं वीडियो बना रही हूँ तो मैं अपने वीडियो को भी स्टोर रखती हूँ, और जब ज़्यादा हो जाता है तो मैं हार्ड डिस्क में ट्रांसफ़र कर देती हूँ, ताकि मेरे पास और एक कॉपी रहे, ताकि ये सिस्टम्स भी अगर मेरा वर्क नहीं करें तो मेरे पास हार्ड डिस्क में ऑलरेडी एक कॉपी रखा हुआ है, तो मेरा डेटा सेफ है। तो डेटा को सेफ रखने के लिए दूसरे एक्सटर्नल डिवाइस में भी आप ट्रांसफ़र करके रख सकते हो, कॉपी करके। लाइकवाइज स्कूल, हॉस्पिटल्स डेटा स्टोर्ड इन डेटा फाइल्स। यस, स्कूल्स का अपना एक डेटा होता है, हॉस्पिटल का अपना एक डेटा होता है, जो कि फाइल्स में लोग रखते हैं। वी यूज कंप्यूटर्स टू ऐड, मॉडिफाई और डिलीट डेटा इन दीज फाइल और प्रोसेस दीज डेटा फाइल्स टू गेट रिजल्ट्स। आप कंप्यूटर्स को यूज करते हो ऐड करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए और डिलीट करने के लिए। सम डेटा आज इररिलेवेंट, तब आप उसको डिलीट भी करते हो, है ना, इन दिस फाइल्स। और ये डेटा क्या होता है, प्रोसेस होता है ताकि आपको रिजल्ट मिले। However, file processing has certain limitation which can be overcome through the database management system. अब कुछ फाइल्स की जो होती है लिमिटेशन होती है, उसी को ओवरकम करने के लिए हमने क्या यूज करना स्टार्ट किया, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS। फुल फॉर्म याद रखिएगा। अब डेटा प्रोसेस कैसे हो रहा है, देखिए यहाँ पे रो डेटा है, मीन्स नंबर्स के फॉर्मेट में, टेक्स्ट में, इमेजेस में, सिंबल्स में, ये है। अब ये डेटा प्रोसेस करने के लिए चला गया। अब ये डेटा जब प्रोसेस हो जाता है तब उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंफॉर्मेशन बोलते हैं, इन द फॉर्म ऑफ टेबल, चार्ट या टेक्स्ट। ये किस फॉर्मेट में है, टेबल के फॉर्मेट में है, चार्ट के फॉर्मेट में, टेक्स्ट के फॉर्मेट में है। अब डेटा प्रोसेस साइकिल क्या होता है, यहाँ से इनपुट मीन्स डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है, डेटा को कलेक्ट किया जा रहा है, आप एंट्री कर रहे हो, फिर ये
प्रोसेस होता है, प्रोसेस में ये आपका स्टोर होता है, फैचिंग होती है, क्लासीफाई होती है, अपडेट होती है, मीन्स किस क्लास में आपको रखना है, किस कैटेगरी में रखना है, वो चीज़ है। उसके बाद में जैसा कस्टमर्स डिमांड करता है उसके अकॉर्डिंग उसको आउटपुट जनरेट की जाती है। रिट्रीविंग का काम मीन्स फैचिंग है ना। तो यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट होती है, रिजल्ट होती है, प्रोसेसिंग सिस्टम होती है। तो ये डेटा प्रोसेस साइकिल है। तो वी आर इंटरेस्टेड in understanding data as they hold valuable facts and information that can be useful in our decision making process, है ना। ये जो डेटा है हम लोग उसको अंडरस्टैंड करते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे होल्ड करके रखा हुआ है वो डेटा और इंफॉर्मेशन को, ताकि हम उससे जो है डिसीजन ले पाए। By looking at the vast or large amount of data, one cannot arrive at a conclusion। जब आप लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को देखते हो तो आप कोई कंक्लूजन में नहीं पहुंच, मतलब कोई डिसीजन आप ले ही नहीं सकते हो। rather डेटा नीड टू बी प्रोसेस, तो डेटा को क्या करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है, प्रोसेस करना पड़ता है ताकि रिजल्ट मिले, टू गेट द रिजल्ट। एंड आफ्टर एनालिसिस दोज रिजल्ट्स वी मेक डिसीजंस और कंक्लूजन। मीन्स जब डेटा का एनालिसिस हो जाता है, जब रिजल्ट जैसे ये रिपोर्ट के फॉर्मेट में आ गया है ना, अब यहाँ पे डेटा को कलेक्ट करो और टाइप करो, तो यहाँ से आप कैसे डिसीजन ले सकते हो। जब डेटा एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में बन जाता है, जब यहाँ पे रिपोर्ट रेडी हो जाती है, तब यहाँ से आप डेटा को एनालिसिस कर पाते हो। देखिए यहाँ पे बताया गया है वेबसाइट हैंडलिंग, ऑनलाइन फिलिंग ऑफ स्टूडेंट्स डिटेल्स ऑफ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन एंड गैदरिंग एडमिट कार्ड, यहाँ पे बताया गया है उसके बारे में सारा है। बैंक विथड्रॉ कैसे करता है, हाँ, विथड्रॉ ऑफ कैश थ्रू एटीएम्स और इट्स ओन ब्रांच। जब आप एज अ कस्टमर जब हम लोग विथड्रॉ करते हैं तब बैंक उसको कैसे मेंटेन करता है। इशू ऑफ ट्रेन टिकट, जब आप ट्रेन का टिकट को बुक करते हैं तब उसको रेलवे कैसे ऑब्जर्व करता है। तो ये चीज है, तो ये क्या है, प्रॉब्लम्स है, दीज आर दी प्रॉब्लम्स। यहाँ पे इनपुट के साथ में डेटा को कलेक्ट करके फिर ये प्रोसेस हो जा रहा है ना। जैसे ही आप डेटा को कलेक्ट किए तो यहीं पे आपका प्रोसेस हो जाएगा और ये आपका आउटपुट है। ये आप रीड कर लीजिएगा, इजीली आप उसको अंडरस्टैंड कर सकते हो। स्टैटिकल टेक्निक्स फॉर डेटा प्रोसेसिंग। अब जो स्टैटिकल टेक्निक्स है मीन्स मैथमेटिकल टर्म्स है जहाँ पे आप डेटा को प्रोसेस करते हैं। तो गिवन अ सेट ऑफ डेटा वैल्यूज, जब डेटा वैल्यूज आपके पास है, वी नीड टू प्रोसेस देम टू गेट इंफॉर्मेशन। आपको प्रोसेस करना पड़ेगा ताकि आपको इंफॉर्मेशन मिले उस डेटा से। डेटा इज अ रॉ मटेरियल, देयर आर वेरियस टेक्निक्स। डेटा रॉ मटेरियल मीन्स इट इज अ कलेक्शन ऑफ कैरेक्टर्स, नंबर्स, है ना, other symbols. So this is the, from here we cannot make decisions. So that is why this data we have to process it. Then when it will process the data, it is called information, and from this information you can make decision. So there are various techniques which help us to have preliminary understanding about the data. आप understand कर सकते हो. Summarization methods are applied on tabular data for its easy comprehension. Commonly used statistical technique for data summarizations are given below. अब डेटा को समराइज करने के लिए हम लोग क्या मेथड को यूज करते हैं, स्टैटिकल टेक्निक्स। अब ये क्या है, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब इसमें क्या होता है, सेंट्रल टेंडेंसी जो होती है इट इज अ सिंगल वैल्यू। ये क्या है, सिंगल वैल्यू है। सेंट्रल टेंडेंसी क्या है, एक सिंगल वैल्यू है दैट गिव अस सम आइडिया अबाउट द डेटा। आपको डेटा के बारे में कुछ आइडिया देता है। थ्री मोस्ट कॉमन मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आर मीन, मीडियन, मोड। अब मीन क्या है, इसके थ्रू हम लोग एवरेज निकालते हैं। मीडियन क्या है, मिडिल वैल्यू है। मोड क्या है, मोस्ट रिपीटेड नंबर। तो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ लुकिंग एट ईच इंडिविजुअल वैल्यू को देखने से बेटर है हम उसको कैलकुलेट करें मीन, मीडियन, मोड में, और उसके बाद में हमको यहाँ से क्या मिलेगा, मीन से एवरेज, मीडियन से मिडिल वैल्यू, एंड मोड से फ्रीक्वेंसी और ऑकरेंस ऑफ अ पर्टिकुलर वैल्यू, मीन्स एक वैल्यू कितना बार पर्टिकुलरली रिपीटेड हुई है respectively. Selections of a measure of central tendency depends on
सर्टेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डेटा। अब एक बात बताएं, मीन मीडियन मोड आप कैसे निकाल सकते हो? ओनली फॉर न्यूमेरिक वैल्यूज, रिमेंबर दैट, न्यूमेरिक वैल्यू से ही हम लोग निकाल सकते हैं एवरेज। तो मीन का मैंने आपको बता दिया, सिंपली आपको एवरेज निकालनी है जो आपकी डेटा है ना, जो आपकी डेटा है। सपोज यहाँ पे 20 है, 10 है, 15 है, यहाँ 5 है, ये 4 स्टूडेंट्स है, 4 स्टूडेंट्स का ये मार्क्स है, 4 स्टूडेंट्स का मार्क्स है फॉर एग्जाम्पल। तो इस मार्क्स का हम लोग मीन कैसे निकालेंगे? 4 स्टूडेंट्स है, मीन का मतलब मैंने आपको क्या बताया? एवरेज बताया। तो इसका मीन जब निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? पहले तो आप इसको ऐड करो, 5 5 प्लस 10, 1 कैरी हो गया, 1 प्लस 2 3 प्लस 1 4 प्लस 1 5, 50 हो गया। अब 50 डिवाइडेड बाय हाउ मेनी स्टूडेंट्स? 1 2 3 4, डिवाइडेड बाय 4 कीजिए आप। अब ये क्या हो जाएगा? 4 1 जब 4, 1 0, 10 हो गया, यहाँ से 1 कैरी हो गया तो 10 हो गया, 4 2 8, 8 हो गया, यहाँ से 2 हुआ, पॉइंट दिए तो 2 0 20 हो गया, 4 5 20, 12.5 इसका मीन वैल्यू निकल गया, है ना। तो एक स्टूडेंट्स का एवरेज वैल्यू कितना गया? 12.5। अब मीडियन निकालेंगे तो मीडियन तो यहाँ हो नहीं सकता है, मीडियन हाँ 4 वैल्यूज है ना, तो 4 वैल्यूज में मिडिल वैल्यू। अब एक बात बताइए, ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इवन नंबर्स है, तो आप कैसे निकालोगे? ये 2 ये 2 है, तो ये 1 को आप हटाइए, जब भी इवन नंबर्स आए दोनों को ऐड कीजिए। ये कितना है? 10 प्लस 15 25 हुआ, 25 डिवाइडेड बाई 2 कीजिए। 25 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 2 1 सा 2 आया, 2 2 सा 4 आया, फिर पॉइंट आया, फिर 2 5 सा 10, 12.5। तो यहाँ पे मीडियन वैल्यू भी 12.5 ही आया। अब मोड, यहाँ तो कोई भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, 20 है, 10 है, 15 है, 5 है, कोई नंबर रिपीट ही नहीं हो रही है, तब कैसे करेंगे? मीन एंड मीडियन मैंने बता दिया आपको। Values that appears most number of times in the given data of an attribute value is called mode। जो most numbers आपका repeated हो रही है उसको हम लोग बोलते हैं mode। अगर a data set has no mode, कोई ऐसा भी तो हो सकता है कोई वैल्यू जैसे उस सेट में था, क्या था? 20 10 15 एंड 5, इसमें कोई भी डेटा आपका मैचिंग ही नहीं हो रही है। Then no mode if each value occurs only once। देखिए सबकी सब वैल्यू एक एक बार आ रही है। There may be multiple modes in the data if more than one value have same highest frequency। तो इस केस में कोई मोड नहीं है, जीरो मोड हो जाएगा, वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, क्योंकि यहाँ पे कोई नंबर रिपीट ही नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पर भी 15 है, यहाँ पर भी 15 है, तो हम लोग बोल सकते हैं 15 इज अ मोड। लेकिन ये 20, ये भी अगर 20 है तो 2 मोड्स भी हो सकते हैं। वही चीज बोला, मोर देन 1 वैल्यू ऑल्सो कैन अ मोड। अगर दोनों ही सेम है, अगर किसी का ये और एक नंबर ऐड कर दिए तो इसमें ये 3 टाइम्स हो गया, ये 2 टाइम्स हो गया, तब क्या हो जाएगा? 20 इज अ मोड, क्योंकि सबसे ज्यादा टाइम्स कौन आया? 20। देखिए मोड कैन बी फाउंड फॉर न्यूमेरिक एज वेल एज नॉन न्यूमेरिक डेटा। नॉन न्यूमेरिक डेटा क्यों? क्योंकि नेम जो होती है, नेम भी रिपीटेड होती है, तो नेम के मामले में कर सकते हैं हाँ। लेकिन जो आपका मीडियन है, मीडियन या फिर आपका मीन है, ये न्यूमेरिक डेटा को ही एक्सेप्ट करेगा। अभी मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबिलिटी क्या है? The measures of variability refers to the spread or variance of the values। ये क्या है? Variance of values के बारे में आपको बता रहा है। अब variance कैसे निकालोगे? Around the mean। They are also called measure of dispersion that indicates the degree of diversity in a data set। आप इसको क्या बोल सकते हैं? डिग्री ऑफ डाइवर्सिटी भी बोल सकते हैं, ठीक है। आप एवरेज से निकालते हो, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी मीन्स आपके पास क्या है? वैरायटी ऑफ वैल्यूज है, वेरिएंस है बहुत सारे, उसका आपने एवरेज निकाला, एवरेज निकालने के बाद में वो एक डाइवर्सिटी लगा दिया, मीन्स इससे ज्यादा है कि इससे कम है, उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ डाइवर्सिटी। 2 different data sets can have the same mean median mode। yes,
जो 2 डिफरेंट डेटा सेट हो सकता है, ये एक डेटा सेट है, ये दूसरा डेटा सेट है, तो इन दोनों डेटा सेट का मीन मीडियन मोड सेम हो सकती है। और यहाँ पे जैसे मैंने 4 वैल्यूज लिए थे, इन 4 वैल्यूज में मीन एंड मीडियन दोनों का सेम आया ना, मीन भी 12.5 आया, मीडियन भी 12.5 ही आया। अब मोड यहाँ पे है ही नहीं क्योंकि नो रिपीटेड नंबर, तो मोड क्या हो गया, 0 हो गया। बट कंप्लीटली डिफरेंट लेवल्स ऑफ डिस्पर्सन, लेकिन जो डिस्पर्सन है वो डिफरेंट हो सकती है और वाइस वर्सा। कॉमन मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन और वेरिएबिलिटी आर रेंज एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। जो मेजर करते हैं वेरिएबिलिटी की जब डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा हमारे पास है, तो रेंज के थ्रू एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू। चलिए देखते हैं रेंज क्या होता है। रेंज इट इज द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम। मैक्सिमम डेटा, मैक्सिमम वैल्यू लीजिए एंड मिनिमम वैल्यू लीजिए, उससे माइनस कर दीजिए, वो क्या बन जाएगा, आपका रेंज बन गया। ये देखिए, ये रेंज हो गया। रेंज कैन बी कैलकुलेटेड ओनली फॉर न्यूमेरिकल डेटा। जब भी रेंज आए, स्टैंडर्ड डेविएशन आए, ये सारा का सारा क्या, मीन है, मीडियन है, ये सब के सब क्या न्यूमेरिकल डेटा पे ही वर्क करता है, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम आपको निकालना है। इट इज मेजर्स फॉर डिस्पर्सन्स एंड टेल्स अबाउट कवरेज बाय स्प्रेड ऑफ डेटा वैल्यूज। कितना कवर हुआ डिवाइड बाय स्प्रेड। यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल दिया गया है सैलरीज को लेके। अब स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं वो मैं आपको बताती हूँ। देखिए यहाँ पे हमें हाइट दी गई है, एग्जांपल्स के थ्रू ही समझते हैं। उससे पहले इसको निकालते कैसे हैं वो आप देख लीजिए। स्टैंडर्ड डेविएशन है, ये क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन रेफर्स टू डिफरेंसेस विद इन द ग्रुप और सेट ऑफ डेटा ऑफ अ वेरिएबल। ये एक ग्रुप में कैटेगराइज कर दिया जाता है सेट ऑफ डेटा को एक वेरिएबल में, और उसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। तो देखिए सबसे पहले जब कभी भी, जैसे हमने वही डेटा लिया था, क्या लिया था, 20, उसी डेटा को लेते इजी हो जाएगा आपको समझना। 10, 15 एंड 5, ये 4 डेटास है। मार्क्स है किसका, स्टूडेंट्स का। इसमें हमें मीन क्या निकला था, मीन क्या निकला था, 12.5 आया। तो जब आप मीन निकालते हो तो सबसे पहले आपको वेरिएंस निकालना होता है। क्या निकालना होता है, वेरिएंस। अब वेरिएंस कैसे निकालोगे, है ना, वेरिएंस निकालने के लिए आपको चाहिए, इसी वेरिएंस को निकालने के लिए हमें चाहिए x माइनस एक्स बार का स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1। अब ये निकालेंगे कैसे, है ना, x कौन सा है, ये वैल्यू, वैल्यू को हम लोग x बोलते हैं, इसको x से डिनोट करते हैं। x बार कौन सा है, मीन वैल्यू, ये क्या है, x बार है। अब दोनों को आप माइनस कीजिए, इन दोनों को आप माइनस कीजिए, आपको पता चल जाएगा। अब 20 माइनस, यहाँ पे 20 माइनस 12.5 करेंगे तो कितना निकलेगा, 20 माइनस 12.5 आपका हो जाएगा, ये 0.0 लगाइए तो यहाँ पे 5 आ गया, ये 9 माइनस 2 7 7.5। अब यहाँ पे माइनस 12.5 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये माइनस 2.5 आ गया, ये प्लस 7.5 है। हाँ, यहाँ पे माइनस 12.5 करेंगे तो कितना हो जाएगा, यही ज्यादा 15 है ना, तो 15.0 हो गया, तो 0.5 आ गया, और ये 14 हो गया, तो 4 माइनस 2 2 हो गया, 2.5 आ गया। अब 5 माइनस 12.5 कीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, सॉरी सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये 5.0 है ना, तो यही ज्यादा है, 0.5 आ गया। अब 12 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 7 माइनस 7.5, ये आया, माइनस 7.5 माइनस 2.5 7.5 2.5, ये सारे आ गए। अब इसका आप स्क्वायर निकालिए, स्क्वायर आपको डायरेक्टली कट नहीं लगा देने। 7.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, निकालिए। जो भी स्क्वायर निकलेगा, सपोज यहाँ लमसम हमारे 25 आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ, वो सारे का स्क्वायर आपको निकालना है, तो ये क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये 7.5 हमारा क्या है, 7.5 वैल्यू है। अब ये 7.5 को हमें क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। x माइनस
एक्स नॉट इक्वल, ये जो वैल्यू आया इसका हमें स्क्वायर निकाल, तो 7.5 का स्क्वायर, फिर माइनस 2.5 का स्क्वायर, सारे पॉजिटिव नंबर आएंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, फिर 2.5 का स्क्वायर, देन 7.5 का स्क्वायर, ये निकला। ये सारा जब वैल्यू निकलेगा 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625 होता है ना, ये भी 625 हो जाएगा। ये 7.5 चलिए कर ही देते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 7 जा 35, 5 7 जा 35 प्लस 2 72, 2 आ गया, 7 कैरी हो गया, 7 7 जा 49 एंड प्लस 7 49 50 प्लस 6 56, ये आ गया, और यहाँ पे ये आ गया 56.25, ये आ जाएगा 56.25, इसका 625, देन अगेन 625 एंड देन 56.25, ये आ गया। ये सारे को आप ऐड करेंगे, जब आप ऐड कीजिएगा, चलिए कर ही देते हैं, 5 + 5 10, 1 कैरी, 2 + 2 + 4 + 1 5 पॉइंट आ गया, 5 5 10 + 6 16 + 6 22, 2 कैरी, 5 + 2 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 6 1 कैरी, 6 + 6 12 + 1 13, ये आपका आया किसका, x माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर। और कितने नंबर्स हैं टोटल, n-1 टोटल लेंथ -1, टोटल लेंथ हमारी कितने 1 2 3 4 4 -1 3 डिवाइडेड बाय 3 कीजिए, 1 3 6 2.50 डिवाइडेड बाय 3, सो 3 4 जा 12, 1 6 16, 3 5 जा 15, 1 2 12, 3 4 जा 12 पॉइंट, 3 1 जा 3, 2 0 3 6 जा 18, again 2 0 3 6 ja 18 means 1666 like that, 454.166. So this is the variance scheme. So उस variance का हमें क्या करना है, ये क्या निकला हमारा variance निकला, कितना 454.166, इतना ले लिया, ये क्या हुआ मेरा वेरिएंस निकला। अब वेरिएंस इक्वल टू ये है, वेरिएंस का स्क्वायर कीजिए, इस वेरिएंस का स्क्वायर क्या हो जाता है स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका स्क्वायर, सो 454.166 का स्क्वायर निकालिए, ये आपका निकल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ये मैथमेटिकल टर्म्स है, कंप्यूटर इजीली कर देगा, लेकिन मैंने इसी वजह से यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है x का i माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर, x का i मीन्स ये रेंज में जाएगा, ये रेंज में जाएगा, ये कितना है यहाँ जैसे 4 है तो उसी टाइप का वो रेंज में जाएगा, इसीलिए x का i लिखा, और यहाँ पे सिग्मा i इक्वल टू 1 to n हो जाएगा, डिवाइडेड बाय n किया है, आप करेंगे तो आपको आ जाएगा। इस एग्जाम्पल में भी आपको यहाँ पे देखिए हाइट लिया गया है, n का वैल्यू कितना है 9 है, x बार का मतलब क्या है, ये मीन वैल्यू निकाला गया है, ये इतना आया है। अब मीन वैल्यू से हम सब्ट्रैक्ट करें किसको 90 को, 90 माइनस 100 1.33 कीजिए, आपको ये वैल्यू आ जाएगा, उसका स्क्वायर कीजिए 11.33 का स्क्वायर, ये आ जाएगा, ठीक है। अब स्क्वायर जब निकाले हैं, ये सारे स्क्वायर को आप ऐड कीजिएगा तो ये आ गया। अब जब ये आ गया फिर डिवाइडेड बाय आप 9 कीजिए तो ये आपका क्या निकला, वेरिएंस निकला। इस वेरिएंस को आप स्क्वायर में निकालिए, तब आपको क्या मिल जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन, स्क्वायर रूट, सॉरी नॉट स्क्वायर, स्क्वायर रूट, इसका स्क्वायर रूट आपको निकालना है। यहाँ पे उतना मैंने करेक्ट बताया, बस खाली ये मैंने रॉन्ग बताया, ये स्क्वायर रूट निकलेगा, ये स्क्वायर जब रूट आप निकालेंगे तो जो वैल्यू आएगा वो स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, सो इस पैराग्राफ को आप रीड कर लीजिएगा, आपको अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो तो फिर आप हमें बता दीजिएगा कमेंट सेक्शंस में।
ये मैंने पूरी तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। थैंक यू फॉर joining this session. If you have any doubt afterwards, whenever you will watch later, if you have any doubt, then kindly write in the comment section.